पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आज कैबिनेट बैठक में 2016 में कांग्रेस सरकार के द्वारा पास किए गए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने तय किया कि गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सेशन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिनियम का बिल मंजूरी के लिए लाया जाएगा। सोर्सेज के अनुसार इस तरीके का उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां पर इस तरीके के अधिनियम आएंगे। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डील करता था, लेकिन धामी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण अधिनियम को लाने का जो फैसला किया है वो मुस्लिम के अलावा सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन यानी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करेगा। कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ उसमें कई विधेयक हैं सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन हैं उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। नहीं, देखिए, सत्र सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि जो सत्र है हमारा विधानसभा सत्र वो गैरसैंण में ही किया जाएगा। आज जो कैबिनेट थी उसमें सत्र के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं थी, वो सिर्फ विधेयक जो थे जिनको स्वीकृति देनी थी कैबिनेट के माध्यम से, ताकि उनको हम सदन में पेश कर सकें। सुरेंद्र प्रभात से लेंगे इस पर और जानकारी। सुरेंद्र प्रभात, बहुत ही अलग फैसले लेने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ये बड़ा फैसला धामी कैबिनेट में जो लिया गया है, इस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए, अभी तक उत्तराखंड में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संचालित होता था, जिसके तहत केवल जो मुस्लिम कम्युनिटीज के शैक्षणिक संस्थान है वही इसमें रजिस्टर्ड होते थे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के तहत करीब 452 के आसपास मदरसे अभी संचालित हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा था कि करीब 1000 के आसपास मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे इन 452 रजिस्टर्ड मदरसों के अलावा। सरकार ने जब इसकी गंभीरता को समझा कि इन मदरसों में आखिर पठन पाठन क्या हो रहा है, इनका सिलेबस क्या है, ये किसी को जानकारी नहीं थी, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी, इन मदरसों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, इस बात का भी कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा नहीं मिल पाया था। और पिछले दिनों जब सरकार ने जांच कराई तो करीब 250 के आसपास ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे या फिर शिक्षा के नाम पे बड़ा गड़बड़ झाला कर रहे थे, उनको सरकार ने सील कर दिया था। उसके बाद ये विचार उठा कि मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसके तहत सभी धार्मिक रूप से जो लोग अल्पसंख्यक कम्युनिटी हैं उनके जो भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको रेगुलेट करेगी। तो उसके लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठन की बात हुई है। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट में लाया गया, कैबिनेट को इसको मंजूरी दे दी और 19 अगस्त से अब जो मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है गैरसैंण में, उसमें इस विधेयक को लाया जाएगा ताकि इसको एक्ट की शकल दी जा सके और 1 जुलाई 2026 से यानी कि नए शैक्षिक सत्र से ये जो प्राधिकरण है वो रेगुलेट करने लग जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। उत्तराखंड में रविवार को 220 मेडिकल ऑफिसर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। सीएम धामी ने ज्वाइन करने वाले सभी मेडिकल ऑफिसर्स को बधाई दी है और कहा है कि ये सिर्फ सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति अपना आपको मरीजों के प्रति संकल्प और समर्पण भी अपना देना होगा। अब हमारे मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों को तत्काल सुविधा मिल सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा
ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा है कि पहले भर्तियों में पक्षपात धांधली होती थी, पेन ड्राइव से नकल होती थी, बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिससे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। अब उनके माता पिता का मनोबल गिर रहा है। हमने इस नकल के कलंक को ही मिटा दिया। आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। पेन ड्राइव से नकल होती थी, नकल माफिया हावी होते थे। हर एक पेपर होने के बाद, परीक्षा होने के बाद परीक्षा फल निरस्त करना पड़ता था। बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिसके कारण से हमारे योग्य जो उम्मीदवार थे, प्रतिभागी थे, उन सभी का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। नौजवानों का आत्मविश्वास लगातार घट रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था। और भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आज सभी चयन प्रक्रियाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल का, उनके परिश्रम का, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का पूरा लाभ मिल सके। उत्तरकाशी के देवीधार पीपली मोटर मार्ग पर मैक्स गाड़ी पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। नजदीकी अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैक्स गाड़ी, इसके ऊपर ये पेड़ आ गिरा, 6 लोग घायल हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि पेड़ आगे का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुसा है, तो जाहिर तौर पर जितने अंदर लोग होंगे उन्हें नुकसान पहुंचा होगा। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक से ये पेड़ गाड़ी के ऊपर आ गिरा। उधर बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर खड़िया खनन क्षेत्र में बने हुए बड़े बड़े गड्ढे पानी से लबालब भर गए हैं। तालाब जैसी शक्ल ले चुके हैं। गड्ढे ग्रामीणों के लिए नई समस्या बन चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों से लगातार भारी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है। खेत खलियान और खड़ी फसलें बहकर नष्ट हो रही हैं। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरिद्वार में देर रात तेज बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और देखिए जल भराव की स्थिति बनकर जो सामने आई है, ये डराने वाली है। लोग अब बाहर नहीं निकल सकते हैं। लोगों के वाहनों के टायर पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। इतना पानी भरा हुआ है। चौराहे की तस्वीर आपके सामने। गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल, गाड़ियों की रफ्तार धीमी और कई गाड़ियाँ बंद भी हो गई। उधर चमोली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। बारिश के बाद यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास में मलबा गिरने से लोग परेशान हैं। यातायात इससे प्रभावित हुआ है। हाईवे फिलहाल बंद है। कमेड़ा, उमटा, नंदप्रयाग, बनेरपानी के पास मलबा आने से हाईवे बंद। इसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम का एक बड़ा अपडेट ले लीजिए। यहाँ पर धराली में चल रहा सर्च ऑपरेशन राहत कार्य फिलहाल प्रभावित हो रखा है। धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास बंद है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 12 दिनों से बंद है। हाईवे के बंद होने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। हाईवे एक तरफ बंद, दूसरी तरफ सड़क वॉश आउट हो गई है। 200 मीटर तक के रोड का कुछ पता ही नहीं है।
उधर काशी से खबर, जहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद है और यमुनोत्री हाईवे दरासू से सिलक्यारा के बीच में बंद है, जबकि गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी के सालंग के पास सड़क धंसने की वजह से बंद है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पिथौरागढ़ में थलमुनस्यारी रोड कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते बंद है। यहाँ अहम रोड के बंद होने की वजह से बॉर्डर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। रोड को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड खुलने में समय लग सकता है। छह अगस्त को पौड़ी में आई आपदा में ध्वस्त हुए कलगड़ी पुल की जगह पर बैली ब्रिज बनाने का काम अंतिम चरण में है। गदेरे में आई बाढ़ से गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बुआखाल, धुमाकोट, रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुल ढह गया था। इसकी वजह से पौड़ी ज़िले के पिठाड़ी, थलीसैंड, चौकीसैंड, त्रिपालीसैंड, भरसार, बिरोखाल और धुमाकोट का ज़िला मुख्यालय समेत कुमाऊं से भी संपर्क कटा हुआ है। इसमें जो हमारा कलगड़ी का पुल वॉश ऑफ हो गया था वो NH 121 पर, तो तब से जैसे ही ये सूचना मिली तब तुरंत वहाँ से ऋषिकेश से हम लोगों ने बेली ब्रिज मंगाया और उसका काम लगातार बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे लाइट व्हीकल्स के लिए खोला जा सकता है। रुड़की से खबर, जहां पर देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर के कई जगहों पर जलभराव हो रखा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नालों की सफाई पर लाखों रुपए खर्च के बावजूद भी यहां पर लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के लक्सर के कई इलाकों में खेती प्रभावित हुई है। खेतों में पानी घुसने की वजह से फसलें जलमग्न आपको नजर आ रही होंगी। किसानों का कहना है कि इस सीजन में फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 50% तक नुकसान किसानों को देखना पड़ रहा है। आने वाले सीजन में गन्ने की पैदावार घट सकती है, ये भी इनके लिए चिंता का विषय है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे कोडियाला के पास में बंद चल रहा है, जिसमें अभी भी खुलने में समय लगेगा। चट्टान का बड़ा हिस्सा सड़क पर आया था। JCB अन्य मशीनों से इस हिस्से को फिलहाल हटाया जा रहा है। डेंटिंग बेंटिंग मरम्मत का काम सड़क का चल रहा है, लेकिन समय लग सकता है। कोटद्वार में तेज बारिश से खो नदी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। कई गांव लोग उफान भरते हुए नदी नाले को पैदल पार करते हुए नजर आए। देखिए, चाहे वाहनों से हो चाहे पैदल ही एक दूसरे का सहारा लेकर रास्ता पार करना हो, ये दोनों तरीके से खतरनाक है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। धराली में आपदा के बाद SDRF की संयुक्त टीम ने खीरगंगा उद्गम स्थल तक की रैकी की निरीक्षण किया। खीरगंगा का पूरा निरीक्षण किया गया है। राहत की बात यह है कि ऊपर इलाके में कोई झील निर्माण नहीं हुआ है। धराली आपदा के 12वें दिन खुदाई में मां राजराजेश्वरी की चांदी की मूर्ति सुरक्षित मिली। धराली आपदा में किए जा रहे सर्च अभियान में एक बार फिर से देवभूमि का चमत्कार देखने को मिला। धराली की सारी जनता इस पर विश्वास रखती है और ये माँ कुलदेवी हमारा, रात को मुझे ऐसा लगा कि कल सुबह
खुदाई करानी चाहिए। और मैं जैसे उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने सबसे पहले ऊपर एक चुन्नी देखी, मुझे आभास हो गया कि मुझे ये संकेत कर रही है कि इसी जगह पर मैं हूँ। गढ़वाल मंडल के हर्षिल धराली के साथ ही गंगोत्री जाने वाले रास्ते के आसपास आई आपदा से नदियां, यहाँ जो मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है उसको लेकर चिंता सताने लगी है। विशेषकर कुमाऊं में शिवालिक की पहाड़ियों में बन रहे जमरानी बांध से चिंताएं बढ़ गई हैं। नैनीताल जिले में तकरीबन 45 साल बाद आखिरकार इस उफनती हुई कौला नदी में जमरानी बांध के बनने का काम शुरू हो चुका है। शुरुआती चरण में नदी का रास्ता बदलने के लिए टनल बनाई जा रही है, लेकिन इसी टनल की खुदाई से पर्यावरणविद चिंतित हैं, क्योंकि इससे हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला में से एक शिवालिक में भूस्खलन और पहाड़ों के कमजोर होने का खतरा मंडरा सकता है। अगल बगल जहाँ पर रोड ब्रॉडनिंग हो रही है वहाँ पर पूरा मलबा डायनामाइटिंग के बाद सब नदी में फेंक दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरी पारिस्थितिकी को डिस्टर्ब करेंगे, पूरा इकोलॉजिकल डिस्टर्ब करेंगे और इसके अतिरिक्त बड़ा विरोधाभास है। हालांकि इस जमरानी बांध प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा जोर लगाने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दावा किया है कि जमरानी बांध प्रोजेक्ट की अनुमति के लिए हर एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लिया गया है। करीब करीब वहाँ की मिट्टी से लेकर, बजरी से लेकर, पानी के फोर्स से लेकर, पहाड़ियों की बनावट से लेकर सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी बांध बनते हैं तो वो वैसे नहीं बनते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई खतरे की बात नहीं है। जाहिर है प्रदेश में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी साइंटिफिक अप्रूवल पहले ही ली जाती है। तकरीबन 2500 करोड़ रुपए से बनने वाले जमरानी बांध को बनाने से पहले भी सभी अप्रूवल लिए गए, लेकिन शिवालिक के कच्चे और रेतीले पहाड़ इसके बावजूद अपनी मजबूती की गवाही नहीं दे रहे। बांध की साइट से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से हो रहा भूस्खलन और चिंता में डालने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर बागेश्वर के कांडा पहाड़ बाजार में गुलदार के घूमने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुलदार दिखने से स्थानीय लोगों में और दुकानदारों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर इसे पकड़ने की मांग की है। पिंजरे के लिए अपील की जा रही है वन विभाग से, प्रशासन से, और लगातार क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कई पालतू मवेशी जो है तेंदुए के शिकार हो गए हैं, कुत्ते जो है पालतू तेंदुए के शिकार हो चुके हैं, और वहीं अब लोगों को भी जो है तेंदुए का भय सताने लगा है। लोग अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो रहे हैं। ऋषिकेश में जगह जगह पर हवा में झूलते बिजली के तारों से जल्द निजात मिलने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने केबल को अंडरग्राउंड करने के लिए पैसे को मंजूरी दे दी है। गंगा कॉरिडोर और कुंभ मेला क्षेत्र में बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 548 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे हमारा जो धर्म नगरी है ये ब्यूटीफाई हो जाएंगी और हमारी राजधानी भी ब्यूटीफाई हो जाएगी, और इससे बहुत सी समस्याएं जो इलेक्ट्रिफिकेशन की समस्याएं वो हल हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि नवीन अवतार के अंदर ऋषिकेश दिखेगी। सभी ऋषिकेश वासियों को, दून वासियों को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप में इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की संभावना बहुत कम हो जाएगी, चोरी की संभावना कम हो जाएगी। राजधानी देहरादून में बने बर्फीला ट्रैक एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार भारत एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट देखिए। 20 अगस्त से 23 अगस्त तक देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन होगा। ये पहली बार है जब भारत इस तरह के आइस स्केटिंग टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में चीन, जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस समेत 11 देशों के करीब 150 विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे। तो वहीं देश के 91 खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे। भारत में हमारा ये जो संघ है आइस स्केटिंग का, ये 2002 से कार्यरत है। धीरे धीरे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट
होस्ट करने वाले हैं। देहरादून के आइस स्केटिंग रिंग में जूनियर से लेकर सीनियर खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस चैंपियनशिप के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को मस्कट में इसका लोगो भी लॉन्च किया। इस लोगो में तिरंगा और अमर ज्योति के साथ स्केट्स को दर्शाया गया है। हमारे देश के बहुत हर्ष की बात है कि 7 कैटेगरीज में मेल और फीमेल में हमारे 91 स्केटर्स जो है वो यहाँ पे इसमें प्रतिस्पर्धा बोलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बहुत हर्ष की बात है। सबसे पहले एक ऐसा होने वाला है कि हमारा यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें 511 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से सिलेक्ट 90 हुए हैं और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका मकसद भारत को 2027 में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार करना है। देश के शीतकालीन खेलों के इतिहास में ये टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मामले में 4 दिन बाद राज्य निर्वाचन आयोग जागा और मामले में भवाली के सीओ प्रमोद शाह और थानाध्यक्ष बेताल घाट अनीश अहमद पर दाज गिरी। आयोग ने सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की सिफारिश की। अब देखिए पार्ट टॉप 10।